स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग नया लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है ना? तो बायोमोलिक्यूल्स जेई के ज़्यादातर बच्चे स्किप कर देते हैं थ्योरी समझ करके या बायोलॉजी समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, इसको समझेंगे तो इसमें बहुत सारी रिएक्शंस भी हैं। वो बायो वाला बायोमोलिक्यूल नहीं है, और इसे समझेंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर याद करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को ध्यान देना पड़ेगा, तो ये लेसन अच्छा हो जाएगा। तो आइए बायोमोलिक्यूल शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखिए, बायोमोलिक्यूल में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक यही है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना? दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोटीन। दूसरा क्या नाम है? प्रोटीन। और तीसरा है एंजाइम्स। और चौथा है आपका विटामिन्स। 5 नंबर पे न्यूक्लिक एसिड और 6 नंबर पे हार्मोन्स। तो यहाँ पर जो ये 3 टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया प्रोटीन और तीसरा हो गया न्यूक्लिक एसिड। टोटल 6 हैं। तो 1 बाय 1 करके डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हो सकता है या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन हो सकता है। पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे OH होंगे। ठीक है ना? और इसमें ध्यान क्या रखना है कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल, एसिटल या कीटल, लेकिन शर्त क्या है? उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए, तभी वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बो का मतलब कार्बन और हाइड्रेट का मतलब वैसे तो वाटर होता है, लेकिन उस फार्मूले से हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो सही डेफिनेशन यही है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल, कीटल। बस शर्त क्या है? उसमें कायरल कार्बन चाहिए। ठीक है ना? आगे की बात करते ही तो कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। यानी हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? कोई कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है ना, और उसमें हमने पानी मिलाया, और जब उसकी हाइड्रोलिसिस हो गई तो उससे क्या मोनोमर बना, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। तो इसमें अगर मान लिया कोई कार्बोहाइड्रेट लिया, उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है, एज इट इज है, तो वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। और अगर हाइड्रोलिसिस के बाद उसमें 2 से लेकर के 10 मोनोमर यूनिट बनते हैं तो उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और अगर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड बनेंगे, बहुत सारे 10,000 20,000, तो इसका मतलब वो क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। ठीक है ना? एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, मोनोसैकेराइड में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपने सुना होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मनोज, ठीक है ना, राइबोज, गैलेक्टोज, अरेबिनोज, तो ये सब आते हैं मोनोसैकेराइड्स में। ठीक है ना? दूसरा आता है ओलिगोसैकेराइड्स। इसमें क्या क्या आता है? सुक्रोज, लैक्टोज और आता है रफिनोज। रफिनोज, ठीक है ना, ये ट्राइसैकेराइड्स में से होते हैं। इसके बाद होता है पॉलीसैकेराइड। इसमें आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के टर्म्स में। तो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस और फेलिंग सोल्यूशन को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, उसको बोलेंगे क्या? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। और जो नहीं करेंगे उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग। तो ये पता कैसे चलेगा? इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। अभी बात करेंगे फ्री एल्डिहाइडिक का मतलब क्या होता है। तो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप जिसमें जिसमें भी होगा वो टॉलेंस और फेलिंग को क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे, तो वो कहलाएंगे रिड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं कर पाएंगे, जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप किसी वजह से नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल ध्यान रखना भाई। तो नॉन रिड्यूसिंग में आपके सबसे मेजर एग्जाम्पल में आते हैं सुक्रोज। इसको बहुत ध्यान रखेंगे। सुक्रोज कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग है। दूसरा एग्जाम्पल याद रखेंगे सेल्यूलोज, तीसरा याद रखेंगे स्टार्च, और चौथा याद रखेंगे ग्लाइकोजन, और 5 नंबर पे याद रखेंगे क्या? रफिनोज। रफिनोज क्या है? ट्राइसैकेराइड है। इसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की यूनिट मिलकर के बनती है। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा क्या है? रिड्यूसिंग। इसके अलावा बाकी सब जो बचेंगे वो सब क्या होंगे?
रिड्यूसिंग होंगे, लेकिन याद करने के लिए याद कर लो रिड्यूसिंग। अब आप कहेंगे फ्रक्टोज में तो कीटोन होता है, ये कैसे है? ये भी आगे की बात करेंगे। फ्रक्टोज, ठीक है ना, फ्रक्टोज वाटर में मिलाने से क्या होता है, इसमें लवरी डी रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो ये फ्रक्टोज मनोज में और ग्लूकोज में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग होगा। इसके अलावा माल्टोज और लैक्टोज के स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें भी फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो फिलहाल आप ये ऊपर के एग्जाम्पल याद कर लीजिए, नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और रफिनोज। तो ये 5 आपके कैसे हो गए, नॉन रिड्यूसिंग, बाकी सब आपके कैसे होंगे, रिड्यूसिंग, ठीक है ना। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट मतलब उसको हम चख करके देखें, तो अगर स्वीट लगेगा, मीठा लगेगा, तो क्या हो गया, स्वीट वाला स्वीट शुगर हो गया। और दूसरा क्या हो गया, टेस्टलेस, जिसमें टेस्ट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे आपने चीनी खाया, सुक्रोज, तो वो क्या है, उसका मीठा है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। इसके अलावा जो टेस्टलेस है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, सेलुलोज और स्टार्च। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं। अगला है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसमें मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स में हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। डाइसेकेराइड में कौन कौन से हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज है। और पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन है। तो ये आपके मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड हैं, इनको डिटेल से पढ़ना है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले आएगा मोनोसेकेराइड्स, और मोनोसेकेराइड में क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज। क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज। तो देखिए ग्लूकोज की फोटो आप देख लीजिए, ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ऐसे नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये फिक्स होता है। यहाँ पर देखिए CH2OH है, इसके बाद क्या है, 2 बार OH, फिर 1 बार H, फिर OH, यही आपका ग्लूकोज है, ठीक है ना। इसमें कैपिटल D और कैपिटल L का यूज किया जाता है। ये क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसे पता करते हैं, तो ये पता करते हैं हम लोग डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, ठीक है ना। तो जो भी कायरल कार्बन होगा उसके राइट में अगर OH है तो वो D हो जाएगा, और अगर OH कहाँ है, लेफ्ट में है, तो वो क्या हो जाएगा, L। वैसे ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको, तो ये लास्ट वाला कायरल कार्बन है। अब यहाँ से OH, CH2OH, और ये वाला OH देखो किधर है, राइट में है, तो इसका मतलब क्या है, ये डी ग्लूकोज है। समझ गए ना। एक स्मॉल d और स्मॉल l होता है, ये होता है ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। जबकि कैपिटल D और कैपिटल L क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। इसका ध्यान रखेंगे। ऑप्टिकल रोटेशन सुना होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो स्मॉल d को डेक्स्टर बोलते हैं, स्मॉल l को लीबो, जबकि ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। ये किससे पता करते हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से। आगे की बात करते हैं ग्लूकोज की भाई रिएक्शन से, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। जैसे आप एक ग्लूकोज की फोटो बना लीजिए, जैसे ये हो गया CHO और ये हो गया CHOH, इसको एक बार में लिख दे रहे हैं 4, और यहाँ पर लिख दिया CH2OH, ये आपका हो गया ग्लूकोज, सही है ना। अब इस ग्लूकोज में सबसे पहले आप इसको क्या मिलाएंगे, निकल के साथ रिड्यूस करेंगे। अगर आपने इसको निकल के साथ रिड्यूस कर दिया, समझ में आ रहा है, निकल का काम क्या है, रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी जगह इसमें पाई बॉन्ड होंगे वो सारे इसमें रिड्यूस होके H जड़ जाएगा। तो यहाँ पर CHO है, तो ये बन जाएगा आपका CH2OH, और बाकी ये तो सिंगल बॉन्ड है। अभी आपने फोटो देखा था, एक बार और देख लीजिए, सारे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर जो CHO है ये डबल बॉन्ड से है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये हो गया दिस, और बाकी ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा CHOH का कितना, होल 4, और नीचे हो जाएगा CH2OH। इसका नाम क्या है, सॉर्बिटॉल। क्या नाम है इसका, सॉर्बिटॉल। तो इसको ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज का रिडक्शन अगर किया जाए तो वो क्या बनाएगा, सॉर्बिटॉल। दूसरा है एडिशन रिएक्शन। अगर हम इस एडिशन रिएक्शन की बात करें, इसकी फोटो खोल लो भाई तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर अगर एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लिया आपने मिलाया H और CN, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो H और CN में CN पर होता है माइनस, O पर होता है माइनस, प्लस वाले माइनस को चिपका देना है, ठीक है ना। तो आइए देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ क्या लग जाएगा CN,
बाकी आपका एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा CHOH का होल 4 और नीचे बन जाएगा क्या CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, साइनो मतलब ये Cn और हाइड्रोजन हो गया OH का, ठीक है ना। तीसरा रिएक्शन है रिडक्शन विद HI। भाई अगर HI रिडक्शन करेगा तो ये भाई अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे, अलग टाइप का रिडक्शन करता है। ये क्या करता है, सारे O को हटाएगा और जहां जहां O हटाएगा उसकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग H को लगाएगा। तो O का हटाना और H का लगाना रिडक्शन। तो यहाँ देखिए O की बैलेंसी कितनी होती है 2, तो यहाँ पर 2H लगाएगा और 1H पहले से था, तो ये हो जाएगा CH3। और यहाँ के ये सारे O हटा देना है, ये सारे O आपको हटाने हैं, तो ये क्या बन जाएगा CH2। कितनी बार हो जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा CH2 का होल 4 और यहाँ का भी O हटाना है, तो ये H और ये H बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा आपका क्या नॉर्मल हेक्सेन। क्या बन जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। अब ये रिएक्शन पढ़ने से मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है, जैसे रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब क्या है, अगर एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब ये एल्डिहाइड रहा होगा। दूसरा क्या है HCN, इसमें क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप को बताता है कि इसमें C डबल बॉन्ड है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें देखो सारे रिएक्शन हो गए और क्या बन रहा है नॉर्मल हेक्सेन। इसका मतलब क्या है, इसमें 6 जो कार्बन है वो एक स्टेट चेन में जुड़े हुए हैं, सही है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। इसके बाद अगर इसमें हम मिलाते हैं ब्रोमीन, क्या मिलाते हैं ब्रोमीन और वाटर, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक में, तो ये बन जाएगा COOH और ये बाकी ऐसे रहेंगे CHOH का होल 4 और ये नीचे बन जाएगा CH2OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है इसका ग्लूकोनिक एसिड, ध्यान देंगे ग्लूकोनिक एसिड। इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना। अगला देखिए भाई, इसमें अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दो जैसे कि नाइट्रिक एसिड, भैया इसमें नाइट्रेशन मत कराना, ये क्या करता है ऑक्सीडेशन, ध्यान रखेंगे। तो ये भाई अलग टाइप का है, ये तो एल्डिहाइड को करेगा यानी इसको बनाएगा क्या COOH और बाकी ये नीचे क्या हो जाएंगे CHOH का होल 4 और ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, डिग्री पहचान लेते हो ना 1 डिग्री अल्कोहल, इसको भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकैरिक एसिड। ध्यान रखेंगे पहला वाला क्या था ग्लूकोनिक और ये क्या है ग्लूकैरिक एसिड, या इसको हम सैकरिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं सैकरिक एसिड, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। इसके अलावा टॉलेंस अगर मिला लीजिए, टॉलेंस जानते होंगे, टॉलेंस रिएजेंट है कि नहीं, टॉलेंस तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को क्या करेगा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा, बाकी वैसे ही रहेंगे CHOH का होल 4 और नीचे हो जाएगा CH2OH। जैसे टॉलेंस करेगा वैसे फेलिंग करेगा, वैसे सेम रिएक्शन बेनेडिक्ट करेगा। ये तीनों बताते हैं कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट, पहली रिएक्शन। अब आगे दूसरा बात करते हैं। आगे देखिए फिर कह रहा है कि जैसे 2,4-DNP है, 2,4-DNP इसका पूरा नाम क्या है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो ये भैया इससे रिएक्शन नहीं करेगा। इसके अलावा सिर्फ रिएजेंट और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इससे भी नहीं करता है, और ये तीनों अगर रिएक्शन नहीं करते हैं इसका मतलब ग्लूकोज का ओपन चेन के साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब अगर ग्लूकोज में एंजाइम मिला दें जाइमेज, तो ये क्या बन जाएगा इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है ना। इसमें एसीटल भी बनता है, किसके साथ रिएक्शन कराने से मीथेनॉल के साथ रिएक्शन कराने पे। तो जहां जहां OH था उसको हटा करके मिथाइल लगा देना है, O के साथ मिथाइल, तो उसको क्या बोलेंगे एसीटल। और ये क्या होता है अगला देखिए, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर मीथेनॉल और कंसंट्रेट HCl के साथ कराया जाए तो ये क्या बनाएगा मिथाइल ग्लूकोसाइड, और यही है एसीटल। ये ध्यान रखेंगे ये कैसे होते हैं नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला इसका एसाइलेशन कराया जाए, एसाइलेशन जैसे ग्लूकोज में मिलाया जाए AC2O, इसका नाम क्या है
एसिटिक एनहाइड्राइड, इसकी फोटो निकाल लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा ऐसा, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये होता है एसाइल, ये होता है एसाइल, तो दो बार है इसलिए इसको बोलते हैं AC2O, ठीक है ना। तो इससे क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, या इसकी ग्लूकोज की रिएक्शन आप Me2SO4 से कराइए तो इससे भी बनता है पेंटामिथाइल O ग्लूकोज, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन ये प्रूव करती हैं कि इसमें 5OH ग्रुप उपलब्ध है, तभी तो 5 बार जुड़ रहा है, समझ गए भाई। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे पहले वाले में था, ये आपका कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसा है ये, साइक्लिक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिशर, क्या बोलेंगे इसको, फिशर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब ये कैसे बन रहा है जरा इसको देख लीजिए। जैसे ये आपका ओपन चैन है, ये बीच वाला क्या है, ओपन चैन है, तो यहाँ से नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5 वाले OH का ये H यहाँ पर इसके साथ चिपकाना है, किसके साथ, O के साथ। तो देखिए ये O के साथ चिपक गया तो OH बन गया, बाकी देखो OH OH H H OH OH, और ये CH2OH यहाँ का O चला गया, ठीक है ना। तो ये O आपका बीच में लग गया, तो ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब इसको देखिए, यहाँ पर देखिए एक नंबर पर OH किधर है, इस रिंग के अंदर दिख रहा है, तो अंदर है तो अल्फा है, बाहर है तो बीटा है, इसको ध्यान रखेंगे। ये देखिए OH बाहर है तो ये बीटा होगा, तो ये फिशर फार्मूले भी याद रखेंगे। OH अगर एक नंबर पे अंदर है तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है ना। ये अल्फा से जो बीटा इंटर कन्वर्ट होता है, इसको अभी पढ़ेंगे हम लोग, कहते हैं इसको म्यूटा रोटेशन। क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। तो ये तो हो गया फिशर वाले का स्ट्रक्चर। दूसरा देखिए ये हावार्थ वाला स्ट्रक्चर है। हावार्थ वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसी फोटो को आप ऐसे मोल्ड करके बनाइए जैसे ये बना है। तो ये क्या कर दिया, 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है, पायरॉन 6 मेंबर्ड रिंग होता है ना, तो इसको बोलते हैं पायरानोज। क्या बोलेंगे, पायरानोज। हावार्थ में इसको बोलेंगे पायरानोज। देखिए बाकी सब वैसे है। अब इसमें करना क्या है, वहां पर देखिए यहाँ पर एक नंबर को छोड़ के बाकी सब ठीक है, बाकी सब में क्या करना है, जो अंदर है, जो अंदर है उसे बाहर करना है, जो अंदर है वो बाहर, और बाहर वाले अंदर, ठीक है ना। यही जादू है। तो आइए करके देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एक नंबर वाला तो एनोमरिक है, ठीक है ना, इसमें ध्यान रखेंगे ये हावार्थ फार्मूला है। एक नंबर में अगर OH नीचे है तो नीचे है तो अल्फा है, ऊपर है तो बीटा है, ध्यान रखेंगे दोनों में अलग अलग है। तो एक नंबर पे, बाकी यहाँ से फोटो मैच कर लीजिए। ये OH कहाँ है, देखो बाहर, इसका मतलब उसमें अंदर होगा। आइए देखिए, ये देखिए अंदर है, समझ गए। बस जो अंदर वो बाहर, बाहर अंदर कर लीजिए, तो इससे आपका हावार्थ स्ट्रक्चर आराम से बन जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला है रिएक्शन ओसाजोन। ओसाजोन का मतलब क्या है, अगर ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से कराई जाए तो इन जनरल अगर कम अमाउंट में है तो वो क्या बनाएगा, हाइड्राजोन बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज हाइड्रा फिनाइल हाइड्राजोन। लेकिन अगर फिनाइल हाइड्राजीन एक्सेस में लिया जाए तो इसके 3 मॉलिक्यूल यूज करेगा, 3 मॉलिक्यूल, उसमें से 2 तो यूज हो जाएंगे और एक अनिलीन के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। यूज होंगे 3, पूछा क्या सवाल है, 3 यूज होंगे और उसमें ऐड कितने होंगे, 2। तो अब जो बनेगा उसे हम लोग ग्लूकोज से बन रहा है, इसलिए इसको ग्लूकोसाजोन बोलेंगे। ये फ्रक्टोज में भी बनता है, ठीक है ना। तो ये वैसे जनरल टर्म क्या है, ओसाजोन। ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोसाजोन, फ्रक्टोज से बनेगा फ्रक्टोसाजोन। यूज कर लेना कितने, 3, ठीक है। अगर एक ही है तो आपको हाइड्राजोन बनाना है, लेकिन एक्सेस में लिखा है तो 3 मॉलिक्यूल यूज करेगा और बनाएगा ओसाजोन। उसमें से 2 ऐड हो जाएंगे, उसके बाद फर्दर एडिशन नहीं होता है क्योंकि इनमें जो H होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होकर स्टेबलाइज कर लेता है, ठीक है, और एक एनिलीन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसमें हो रहा है। देखिए ये आपका ओपन चेन ग्लूकोज है, जी सर ग्लूकोज है। अब ये क्या करेगा, इसका O और इसका H ये देखिए निकाल दिया, तो यहाँ से पानी गया निकल, तो जब निकल गया तो देखिए ये वाला पार्ट डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, जी सर, सही है ना। चलिए अब दूसरा वाला मॉलिक्यूल, ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है, सवाल में लिखा रहता है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट हो गया, अब ये आया सेकंड वाला।
अब सेकेंड वाला क्या करेगा, ये NH2 यहां से वापस करके क्या करेगा, ये देखिए ये और ये अमोनिया निकल गई, बोलो हाँ है ना। और इस वाले का H, ये वाला और ये वाला H इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, यहां पर बना लेगा, इसको बना लीजिए, तो ये बन जाएगा PH और ये बन जाएगा NH2, ठीक है ना, PH NH और ये 2, तो क्या बन गया ये अनिलीन। और ये वाला क्या बना लिया, अमोनिया गैस, यहां से अमोनिया गैस निकल गई, ठीक है ना। और ये देखिए यहां से डबल बॉन्ड फिर से रीजनरेट हो गया, ये वाला ये रीजनरेट होगा तभी तो कार्बोनिल ग्रुप से फर्दर फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा। तो आइए दूसरा मॉलिक्यूल कर लिया, अब आइए तीसरा मॉलिक्यूल लेते हैं। तो ये थर्ड वाला क्या करेगा, इसी डबल बॉन्ड के साथ ये O, इसका O और ये H निकल जाएगा फिर से पानी, और निकलने के बाद देखिए एक पहला पहले से जुड़ा था और ये दूसरा भी जुड़ गया, बाकी एज इट इज, और इसमें बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा, फर्दर एडिशन अब नहीं होने वाला। तो ये है ग्लूकोज से रिएक्शन करने के बाद जो फिनाइल हाइड्रोजन है वो क्या बनाता है, या तो फिनाइल हाइड्रोजन, या तो अगर कम अमाउंट में है और एक्सेस में है तो ओसाजोन बनाते हैं। एक बात इसमें जरूर ध्यान रखना है, जो ग्लूकोज है, मनोज है और फ्रक्टोज है, इनके ओसाजोन सेम बनते हैं। क्या बनते हैं, सेम ओसाजोन। ये C2 एपीमर होते हैं, अभी बात करेंगे एपीमर और एनोमर। एनोमर तो समझ गए होंगे, एक नंबर पे अगर ग्रुप यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो एनोमर, एक के अलावा अगर कहीं भी चेंज हो रहा है तो उसे बोलेंगे एपीमर। क्या बोलेंगे उसे, एपीमर। अभी इसके बारे में बात करेंगे भी। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी अभी बात कर रहे थे ना साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज में क्या रहेगा, 6 मेंबर्ड की रिंग रहेगी, जबकि फ्रक्टोज में 5 मेंबर्ड, ठीक है ना। तो जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो पायरान होता है, क्या नाम उसका था, पायरान, इसलिए इसको बोलेंगे पायरानोज। ग्लूकोज का जो भी मॉलिक्यूल होगा उसे क्या बोलेंगे, पायरानोज। अगर ये चीज फ्रक्टोज में होगा तो फ्यूरान की रिंग होती है, फ्यूरान होती है 5 मेंबर्ड रिंग, तो उसको बोलते हैं फ्यूरानोज। याद करने के लिए याद कर सकते हैं, फ्रक्टोज 5 मेंबर्ड फ्यूरानोज, फ्रक्टोज 5 मेंबर्ड फ्यूरानोज, ध्यान रखेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइए देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस टाइप का, अभी बात कर चुके हैं। जैसे ये ओपन चेन है कि नहीं, तो ये वाला H, इस वाले H को आप कहाँ ले जाइए, इसके पास, तो देखिए OH लग जाएगा, ठीक है ना। वही बात है, एक नंबर पे अंदर है तो अल्फा है, एक नंबर पे बाहर है तो बीटा है। इसको क्या बोलते हैं, फिशर, क्या बोलेंगे इसको, फिशर स्ट्रक्चर है। ये नीचे वाला क्या है, हावार्थ है। हावार्थ में क्या करना है, इसको एज इट इज 6 मेंबर बनाना है। अब 6 मेंबर में क्या करना है, जो जो इसमें अंदर दिख रहा है उसे बाहर कर दो। देखिए 2 नंबर पे बस एक नंबर एनोमरिक है, वो बदलता रहता है, बाकी सबको ठीक है, बाकी कर दो। तो 2 नंबर OH अंदर है, यहाँ देखिए 2 नंबर कहाँ कर दिया, बाहर। यहाँ देखिए OH कहाँ है, बाहर 3 नंबर पे, यहाँ देखिए अंदर आ गया। तो बस जो वहां अंदर वो यहाँ बाहर। इस तरीके से आप क्या बना लेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिशर का बना लेंगे, और इसके अलावा आप हावार्थ का बना लेंगे। एक स्ट्रक्चर और होता है, जैसे आपने साइक्लोहेक्सेन का पढ़ा था ना, 6 मेंबर्ड चेयर्ड फॉर्म, बोट फॉर्म, तो वो ये ग्लूकोज भी इसी फॉर्म में पाया जाता है क्योंकि 6 मेंबर्ड है। तो ये याद रखेंगे, देखिए फोटो कैसा होता है 6 मेंबर्ड में, ऐसा होता है। बाकी HOH आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर जो अल्फा बीटा होगा उसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो OH ग्रुप है एक नंबर पे वो एक्सियल होता है, एक्सियल, समझते ना, एक्सियल। और बाकी जो बीटा वाला होता है उसमें सारे के सारे OH कहाँ होंगे, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल क्या होता है, जैसे ये नीचे है तो एक्सियल, ये देखिए ऊपर लगा है एक्सियल, इसके अलावा जो बचा इक्विटोरियल, ठीक है ना। तो इक्विटोरियल में वो दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होने से उसके रिपल्सन कम हो जाते हैं, इसलिए बीटा वाला ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज से ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखेंगे। बीटा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज से ज्यादा स्टेबल होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इनका जो अल्फा ग्लूकोज की बात करेंगे तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो +112 डिग्री होता है, ठीक है। और ये कितने परसेंट में पाया जाता है, 36%। कितने परसेंट, 36%, ठीक है ना। और ये जो बीटा वाला होता है इसका कितना होता है, 64%, ठीक है। और इसका स्पेसिफिक कितना होता है रोटेशन, +19।
बीटा वाला मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्फा। क्यों भैया? क्योंकि उसमें जो होता है बीटा में सारे HOH सब क्या होते हैं, सारे OH कहाँ होते हैं, इक्विटोरियल। बाकी इसमें क्या होता है, एक जो होता है एक्सियल पर होता है, ठीक है ना, इसलिए स्टेबल होता है, ध्यान रखेंगे। आगे की बात करेंगे हम लोग, ये स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए म्यूटा रोटेशन क्या है एक बार दोबारा सुनो। अल्फा ग्लूकोज आपने समझ लिया, बोलो हाँ ना। अल्फा ग्लूकोज जो फिशर में था 1 नंबर पे, अंदर है तो अल्फा है। हवार्थ में क्या था, जो हवार्थ में स्ट्रक्चर था वो नीचे वाला अल्फा, ऊपर वाला बीटा, समझ जाओगे ना। चलिए तो अल्फा बीटा में क्या होता है, सबसे पहले तो ओपन चेन होता है। ओपन चेन में आप ऐसे ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ आप बीटा बना लीजिए, यहाँ आप क्या बना लीजिए, अल्फा। समझ में आ रहा है? तो ओपन चेन अल्फा और बीटा ये इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं, इसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। इसमें परसेंटेज का बहुत ध्यान रखेंगे, ओपन चेन का अमाउंट बहुत बहुत कम होता है, 0.02%, ठीक है ना। तो सर अल्फा वाला कितना होता है, 36%, अभी बात किया। इसका स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री। और बीटा वाला कितने परसेंट होता है, 64%, इसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस का 19 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो गया इसकी बात। अब ये म्यूटा रोटेशन से होगा क्या, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। अल्फा और बीटा से जो इंटर कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, इसको ध्यान रखेंगे। आगे की बात करेंगे, अभी बात किया था एसिटल फॉर्मेशन और मिथाइलेशन, ये सब क्या होता है, इसको रिंग के साइज को कंफर्म करने के लिए कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए एसिटल फॉर्म, कैसे एसिटल बनाएंगे, ग्लूकोज में क्या मिलाना है, मिथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड HCl। तो ये क्या बनाएगा, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड, इसी को बोलते हैं एसिटल। और ये कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है ना। इसके बाद पेंटामिथाइलेशन, इसमें क्या होगा, Me2SO4 मिलाएंगे और ये मिलता है पेंटामिथाइल ओ ग्लूकोज। तो ये बताता है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, रिंग है, साइक्लिक है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो ये पायरॉन में 6 मेंबर और फ्यूरान में 5 मेंबर की रिंग पाई जाती है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, इसको पता करने का एक डेटा है, इसको समझिए। जैसे फ्री हेमी एसिटल है या हेमी कीटल है तो वो रिड्यूसिंग होगा, ठीक है ना। रिएक्ट विद टॉलेंस और फेलिंग, इसका मतलब वो क्या है, रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। ओसाजोन बनाते हैं वो सबका वो कौन होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। म्यूटा रोटेशन जिसमें होता है वो कौन होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज। फ्रक्टोज को याद रखना, इसमें कीटोन होता है, लेकिन इसमें होता है लवरी डी बरियन रीअरेंजमेंट, जिससे फ्रक्टोज ग्लूकोज और मनोज में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट होगा और ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। बाकी नॉन रिड्यूसिंग में क्या होगा, हेमी एस्टर फ्री नहीं होता है, टॉलेंस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ओसाजोन नहीं बनाएंगे, म्यूटा रोटेशन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल याद रखेंगे, सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, ठीक है ना, ग्लाइकोजन एटसेट्रा। आगे की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट अगला है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ऐसा होता है, ओपन चेन, ये कीटोन है, क्या है ये, कीटोन, इसको ध्यान रखेंगे। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है, फार्मूला दोनों के सेम, C6H12O6, दोनों में क्या फर्क है, स्ट्रक्चर का फर्क है। इसमें 5 मेंबर्ड की रिंग बनाना है, ठीक है ना। बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज, हवार्थ में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अल्फा फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन याद रखेंगे, माइनस का 21, बीटा का याद रखेंगे माइनस का 133, मिक्सचर में तो 92 के करीब आता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर है, देखिए ये फ्यूरान है, फ्यूरान से बना है क्या, 5 मेंबर रिंग, इसी को बोलते हैं फ्यूरानोज। तो फ्रक्टोज को क्या करना है, ऐसे बनाना है, जैसे ये इस टाइप का है, अभी बनाना सीखा ना। तो ये क्या है, फिशर स्ट्रक्चर है, कैसा है ये, फिशर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 2 नंबर पे ये कहाँ है, OH अंदर है तो अल्फा है, यहाँ देखिए 2 नंबर पे, बाहर है तो बीटा है। अब इसी को हम लोग हावार्थ में अगर कन्वर्ट करें तो ये ध्यान रखेंगे, फ्रक्टोज में 5 मेंबर्ड की रिंग बनाना है, 6 मेंबर्ड का नहीं बनाना है। जब 6 मेंबर्ड का नहीं होगा तो इसमें चेयर फॉर्म नहीं पाया जाएगा। तो 5 मेंबर्ड को कैसे बनाएंगे, नंबरिंग आपने क्या रखा है, तो ये देखिए O है, इसके बाद ये कार्बन आपके लगे थे 1 नंबर 2 3 4 5 और ये 6 नंबर, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखिए ये हो गया कायरल कार्बन,
ये रोटेट करेगा। अब इसमें देखिए क्या है, ये 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर पे OH कहाँ है, बाहर है। तो यहाँ देखिए 3 नंबर पे OH कहाँ हो गया, अंदर। वही बाकी सबको सेम है, अंदर वाले को बाहर, बाहर वाले को अंदर करिए। बस इसमें भी ध्यान रखेंगे, अगर वो OH नीचे है तो अल्फा है, और ये OH अगर 2 नंबर पे ऊपर है तो बीटा है। बनाना काफी आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला है फ्रक्टोज की रिएक्शन। तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, जैसे फ्रक्टोज की बात करें, डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड वाटर, जबकि ग्लूकोज करता था, क्योंकि ग्लूकोज वो स्पेसिफिक है कि नहीं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड होता नहीं है। तो याद रखेंगे फ्रक्टोज डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड वाटर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट देता है। अभी बताया था लबरी डी बरियल रीअरेंजमेंट, फ्रक्टोज से ग्लूकोज और मनोज इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, तो टॉलेंस और फेलिंग देंगे, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, नो रिएक्शन विद सिप रिएजेंट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और 2,4-DNP, इससे नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रक्टोज का अगर रिडक्शन किया जाए वही सेम चीजें निकल के साथ, तो इसमें क्या बनाएगा, सार्बिटॉल, अभी बनाया था ना। इसके साथ साथ ये मन्नीटॉल बन रहा है। सर मन्नीटॉल क्या है, वो मनोज, मनोज से बनता है मन्नीटॉल। खाली वो कार्बन का जो OH है वो इधर उधर अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर रिडक्शन करेंगे तो इसमें भी क्या बनेगा, नॉर्मल हेक्सेन बनेगा, क्योंकि सारे O को उड़ाना है, सब जगह H लगाना है, 6 कार्बन होते हैं तो क्या बनेगा, N हेक्सेन, ठीक है ना। चलिए आगे इसको देख लो, रिएक्शन देख लो अगर देखना चाहे तो ये हो जाएगा आपका CH2OH, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, 2 3 4, ये 5 और ये 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा CH2OH, यहाँ OH और ये H, यहाँ पे आप H लगाइए और OH लगाइए। तो अगर आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो देखिए क्या होगा, सारे O को उड़ाना है, बैलेंसी के अकॉर्डिंग H को लगाना है, और आप देखिए यहाँ पर बचेगा CH3, यहाँ 2 लगाएंगे CH2 NHCl बन जाएगा, समझ गए ना। और सेम ऐसे क्या है, एडिशन रिएक्शन ऑक्साइम के साथ करेगा। अगर ऑक्साइम के साथ करेगा तो कैसे करेगा, जरा देख लो। देखिए ऑक्साइम की तो पहले फोटो खोलिए, है कि नहीं। तो ऑक्साइम की फोटो कुछ ऐसी होती है, ये देखिए N, इसको ऑक्साइम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये रिएक्शन कराते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। ये क्या करेगा, कुछ नहीं करना है, ये पानी निकालो बाकी चिपका दो, तो वही चिपका के बनाइए। ये बनेगा CH2OH, ये बनेगा C, यहाँ बनेगा N, यहाँ बनेगा OH, बाकी आप CHOH लगा करके ठीक कर दीजिए, सही है ना। तो देखिए इसको बोलते हैं ऑक्साइम, सुना होगा आपने, N के साथ OH लगा हो डबल बॉन्ड तो क्या होता है, ऑक्साइम बनता है, ठीक है ना। तो ये एडिशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है ना। और अगर इसी में CN मिला देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए CN मिलाइए HCN, तो ये क्या करेगा, यहाँ बनेगा CH2, ये OH, और ये आपका COH, एक जगह क्या लगा दो, CN लगा दो, समझ में आ रहा ना। बाकी ऐसे है CHOH का होल थ्राइस, और यहाँ लगा दीजिए CH2OH, तो ये बन जाएगा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, सेम एज ग्लूकोज, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। फ्रक्टोज की फर्दर रिएक्शन वही सेम है, AC2O एसाइलेशन कराएंगे तो पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज बनेगा, ठीक है ना। और फ्रक्टोज का भी अगर फिनाइल हाइड्राजोन एक्सेस में लेते हैं तो इससे भी बनता है ओसाजोन, तो फ्रक्टोज से बनेगा, उसको बोलते हैं फ्रक्टोसाजोन, ठीक है ना, सेम ओसाजोन बनेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड बनेगा, अगर MeOH के साथ कराएंगे तो ये भी क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो भैया ये बनाएगा पहला CO2 फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिथाइलेशन करा दीजिए Me2SO4 के साथ, तो फिर वही बनेगा पेंटा मिथाइल फ्रक्टोज, ठीक है ना। या इसके साथ कराइए तो क्या बनेगा, पेंटा ओएसिटाइल फ्रक्टोज, ठीक है ना। तो ये बताता है कि इसमें एसिटल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, एसिटल बना रहा है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, आगे की बात करते हैं। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज पॉजिटिव टेस्ट देगा, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, लेकिन फ्रक्टोज नहीं देगा, ठीक है ना। साइक्लिक की बात करेंगे तो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन बाय FeSO4 ब्रोमीन वाटर और हाइड्रोक्सिल अमीन, किससे किससे नहीं खुलेगा, 2,4-DNP सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और C रिएजेंट से, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जो
टॉलरेंस टेस्ट है, स्वेलिंग टेस्ट है, ये दोनों देते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन है। क्यों? वही लवरी डी बरियन रीअरेंजमेंट फ्रक्टोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज और मनोज में, जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। इपीमर और एनोमर। एनोमर समझ गए थे, एक नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो क्या है? एनोमर। एक के अलावा कहीं भी चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? एपीमर। ये एग्जांपल इसमें बहुत ध्यान रखना है, जैसे C2 एपीमर, ये बहुत बार पूछा गया है कि डी ग्लूकोज और डी मनोज, ये क्या है? C2 एपीमर है। सर कैसे है, जरा समझा दीजिए। तो ग्लूकोज की फोटो खोल लो, ये हो गया 1 2 3, यहाँ हो गया 4, ये हो गया CH2OH। ग्लूकोज को याद रखेंगे भाई, ये OH OH H OH, यहाँ क्या लगाइए इसका उल्टा H H OH और H। ये ग्लूकोज है कि नहीं? जी ग्लूकोज है। तो अगर हमें बनाना है मनोज तो क्या करना है? 2 नंबर का कार्बन नंबर 2 वाला, इसकी नंबरिंग भी कर लो 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर का OH एक्सचेंज कर लेना है, ठीक है? OH और H एक्सचेंज कर लेना है और ये मनोज बन जाएगा। कैसे बनेगा जरा देखिए, ये हो गया आपका CHO 1 2 3 4, यहाँ पर लगाइए CH2OH, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? H, ये आ गया OH, यहाँ क्या आ गया? H, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। OH, ये आपका OH, ये H, ये OH और ये H, ये क्या बन गया? मनोज। ठीक है ना? तो ऐसे बनाना सीखिए, धीरे धीरे आ जाएगा। ऐसे राइबोज और अरेबिनोज, ये क्या है? C2 एपीमर है। C3 में याद रखेंगे ग्लूकोज और एलोज, ठीक है? C3 एपीमर है। C4 में याद रखेंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये C4 एपीमर है, ठीक है ना? चलिए इनका एपीमराइजेशन होता कैसे? ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं पानी में मिलाने से, इसको बोलते हैं लवरी डी बरियन रीअरेंजमेंट। ग्लूकोज से फ्रक्टोज, देखिए ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बन जाता है फ्रक्टोज, बोलो, और फ्रक्टोज से बन जाएगा क्या? मनोज, ठीक है? तो ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसी को बोलते हैं लवरी डी बरियन रीअरेंजमेंट। याद रखेंगे, लवरी डी बरियन रीअरेंजमेंट, ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से मनोज, ठीक है ना? चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला है, अगर हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, ठीक है? मान लिया हमारे पास 5 कार्बन का कोई कार्बोहाइड्रेट है, 6 बनाना है, तो उसको चेन लेंथनिंग यानी कार्बन की संख्या बढ़ानी, तो कैसे करेंगे? उसका तरीका है किलियानी फिशर सिंथेसिस। कैसे करेंगे? अरेबिनोज। अरेबिनोज में क्या होता है? सेम चीज होती है, बस यहाँ पे कार्बन की संख्या 5 हो जाती है, 1 2 3 4, ये 5, ठीक है ना? इसकी फोटो खोल लीजिए। तो मान लिया इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? यहाँ पर देखिए, ये आपका डबल बॉन्ड, ये हो गया H, ये हो गया आपका अरेबिनोज, ठीक है ना? अब क्या करना है? अरेबिनोज में H और CN मिलाना है। तो H और CN मिलाने से क्या होगा? इसमें H और CN जैसे मिलाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, H पर होता है प्लस, CN पे माइनस, ये जुड़ जाएगा। तो देखिए कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका H, यहाँ पर बनेगा OH और ये बन जाएगा CN, बाकी आपके एज इट इज रहेंगे CH2OH, ठीक है ना? अब क्या कराना उसकी? हाइड्रोलिसिस। अब जैसे ही तुम इसकी कराओगे हाइड्रोलिसिस, तो आपको पता होगा CN ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सही है ना? और बाकी सब आपके सेम रहेंगे, ये H, ये OH, 1 2 3, और यहाँ देखिए CH2OH, हो गया ना? अब क्या करना है? इसको तो हम नाम जान चुके हैं, इसका नाम क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। अब इसको क्या कर दें? रिड्यूस कर दें। क्या कर दें? इसको रिड्यूस कर दें। अगर इसका रिडक्शन करा देंगे तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CHO और ये आपका OHH, बाकी ये एज इट इज रहेंगे CH2OH, ठीक है? तो इसमें क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड से ग्लूकोज बन जाएगा, सही है ना? अगर मनोज बनाना तो मनोज भी बना सकते हैं, ठीक है ना? ये प्रोसीजर है कार्बन की संख्या बढ़ाने का। चलिए आगे की बात करते हैं, डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स में क्या होता है? 2 मोनोमर यूनिट होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो डाइसैकराइड में हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं? एक तो माल्टोज है, लैक्टोज है और सेलोबायोज, ठीक है? सिलेबस में लेकिन जानकारी के लिए पढ़ लीजिए सेलोबायोज, ठीक है ना? इसमें जो सुक्रोज है वो आपने पढ़ लिया, कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग होता है। इसका भी हम लोग आगे फोटो देखेंगे। ये इसका क्या है? बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना? और इसमें फ्री एनोमरिक कार्बन नहीं होता है और इसीलिए कैसे होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग होते हैं।
तो आइए इनकी फोटो से जरा देखिए तो आपको समझ में बेहतर आएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। जैसे सुक्रोज है, ठीक है ना, सुक्रोज किससे बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। आइए इसको देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो ये आपका सुक्रोज है, इसमें पानी मिलाया तो ये क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो जो ग्लूकोज है ना, इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 66.5 डिग्री, ठीक है ना, सुक्रोज का। यानी ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कैसा है ये? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ग्लूकोज का होता है 52.9 के करीब, और इसका होता है माइनस का 92, ठीक है ना। तो ये देखो प्लस है, यहाँ पर देखिए क्या है? प्लस और माइनस दोनों है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? प्लस का 52 और फिर लिखेंगे माइनस का 92, और जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये नियर अबाउट आपका माइनस का 20 आ जाएगा। तो यहाँ प्लस था, अब क्या हो गया? माइनस। यानी जो सुक्रोज था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, बाद में ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटने के बाद उसका क्या रोटेशन हो गया? नेगेटिव हो रहा है, लीबो बन गया। यानी जो रोटेशन था वो इन्वर्ट हो गया, रिवर्स हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, ठीक है ना। यानी सुक्रोज का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है? इन्वर्ट शुगर। क्यों? क्योंकि पहले प्लस था, बाद में क्या हो गया? माइनस, इन्वर्जन ऑफ पीपीएल लाइट, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, ठीक है। चलो, माल्टोज को पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इसमें 2 ग्लूकोज की यूनिट होती है, ब्रेक हो जाएगा। लैक्टोज को पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा, ठीक है ना। सेलुलोबाइस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इसमें दोनों ग्लूकोज ही होते हैं, ठीक है ना। चलिए, इनके डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स को जरा ध्यान देंगे। इसमें जो ये बॉन्डिंग है वो ध्यान रखेंगे, फोटो से बाकी देखेंगे। सुक्रोज में क्या होता है? C1 अल्फा ग्लूकोपाइरानोज, ये समझ पा रहे हो? ग्लूकोपाइरानोज यानी 6 मेंबर्ड रिंग है। और ये क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और दूसरा क्या होगा? C2 बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्रक्टो मतलब फ्रक्टो, फ्यूरानोज मतलब 5 मेंबर्ड रिंग। तो बॉन्डिंग ध्यान रखेंगे। फिर माल्टोज में देखेंगे C1 अल्फा ग्लूकोपाइरानोज, ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दूसरा होता है C4 अल्फा ग्लूकोपाइरानोज। ऐसे सेलोबायोज में क्या होता है? C1 बीटा ग्लूकोपाइरानोज, और ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। दूसरा क्या होता है? C4 अल्फा ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। लैक्टोज में क्या होता है? C1 बीटा गैलेक्टोपाइरानोज, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। दूसरा क्या होता है? C4 अल्फा ग्लूकोपाइरानोज। तो ये बॉन्डिंग का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसमें कौन सा मॉलिक्यूल, जैसे सुक्रोज ये तो पढ़ चुके हैं, नॉन रिड्यूसिंग, बाकी सब कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वही ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसको स्ट्रक्चर से समझेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। आइए देखिए, सबसे पहले सुक्रोज को देखिए। ये फोटो बनाना आप सीख गए होंगे, ठीक है। 2 फोटो लेना है, उसमें से पानी निकाल देना है, तो बीच में O बचेगा ना। ये देखिए, इधर का OH प्लस इधर का OH, बाकी ये रिंग लगा होगा आपका, यहाँ से पानी निकाल करके ये O बच जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा समझ में आ रहा है? अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। और ये वाला क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज, इनका पानी निकाल देना है, तो ये बन गया। यानी सुक्रोज में क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। इसके बाद माल्टोज में देखेंगे, इसमें क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों का यहाँ से निकाल के पानी, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, जुड़ जाएगा। उसके अलावा लैक्टोज में क्या होता है? लैक्टोज को ध्यान रखेंगे भाई, इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो बीटा डी होता है, ठीक है ना, और गैलेक्टोज भी बीटा वाला होता है। तो दोनों बीटा बीटा होंगे तो ऐसे पानी निकाल करके ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग का ध्यान रखेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ध्यान रखना है। चलिए आगे की बात करते हैं। पॉलीसेकेराइड्स, इसमें स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, और इसके अलावा स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया और ग्लाइकोजन। तो स्टार्च की बात पहले करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्च में क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज होते हैं, बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज। और स्टार्च कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग है। इसका मोनोमर अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। इसका डाइमर क्या होगा? अल्फा डी माल्टोज विद C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना। अमाइलोज 20% होता है, ये बात ध्यान रखने वाला है। ये वाला पार्ट हार्ट वाटर में घुल जाएगा। अनब्रांच होता है, ब्लू कलर विद आयोडीन देता है, लेस मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, थोड़ा पहले उससे वाले से कम होता है। C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और लेस
डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसकी अभी फोटो भी हम लोग देखेंगे। बाकी जो दूसरा वाला पार्ट है अमाइलोपेक्टिन, वो क्या होगा, इनसोल्यूबल इन हॉट वाटर, हाई मॉलिक्यूलर वेट, वायलेट कलर देता है, ध्यान रखेंगे। वो कैसा देता है, ब्लू, ये वायलेट। ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है, ब्रांचिंग C1 और C6 पर होगा, अभी फोटो में देखेंगे। ब्रांचिंग इज वेरी एवरी 20 से 30 ग्लूकोज और हायर ग्लूकोज यूनिट इसमें पाई जाती है इसके कंपेयर में, ठीक है ना। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को जरा ध्यान देते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, आगे बना है, ये देखिए। तो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो स्टार्च में दो पार्ट हो गए, पहला अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज जो होता है वो तो लीनियर होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अल्फा ग्लूकोज, बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज, सबका पानी निकालो, ग्लाइकोसिडिक बांड जोड़ दो, तो ये अमाइलोज पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। दूसरा अमाइलोपेक्टिन में क्या है, एक वाला पार्ट ये वाला सेम है, देखिए अल्फा वाले सारे जोड़ दो, और यहाँ भी क्या कर दो, अल्फा वाले जोड़ दो। बीच में हो जाती है ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग का पोजीशन याद रखेंगे, पहले का 1 दूसरे का 6, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टार्च। क्या बनाते हैं, स्टार्च। आइए आगे की बात करते हैं, ये हो गया स्टार्च की बात। आगे की बात करते हैं इसमें ग्लाइकोजन, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन क्या है, हाँ इससे पहले सेलुलोज पढ़ लेते हैं। सेलुलोज में क्या है, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ द प्लांट। स्ट्रक्चर कैसा है, नेचुरल पॉलीमर, अनब्रांच है, पॉलीमराइजेशन हायर डिग्री होता है देन स्टार्च। मोनोमर बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, डाइमर क्या होगा, बीटा सेलु बायोज, और इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद रखेंगे, C1 बीटा ग्लूकोपाइरानोज और ये C4 बीटा ग्लूकोपाइरानोज, ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना। आइए इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है सेलुलोज का। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है, ये वाला भी बीटा है और ये वाला भी बीटा है, तो ये दोनों बीटा आपस में जुड़ जाएंगे, पानी निकाल के ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और ये बन जाएगा आपका सेलुलोज, ठीक है ना। एक और बचा है जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोजन। ये है आपका एनिमल स्टार्च, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन बट मोर ब्रांच। अमाइलोपेक्टिन के जैसा है लेकिन इसमें ब्रांचिंग थोड़ी ज्यादा होती है। इसमें ब्रांचिंग देखो ज्यादा कैसे हो गई कि वहां 25-30 था, यहाँ पर 5 और 6 ग्लूकोज यूनिट पर क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। ये स्टोर कहाँ होता है, लीवर एंड मसल, लीवर मसल और ब्रेन में। एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल, ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है और जब भी जरूरत पड़ती है तो ब्रेक करके एनर्जी आपको देता है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, प्रोटीन्स। अगला जो टॉपिक है ये आपका कार्बोहाइड्रेट फिनिश हो जाता है, अगला है प्रोटीन। ये प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है ना। अमीनो एसिड कैसे याद रखेंगे, जैसे आपका ये हो गया NH2, ये हो गया COOH, ये H, और जो बदलेगा वो ये है यहाँ पर R। अमीनो मतलब NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड, और इसी से प्रोटीन बनता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। अमीनो एसिड की बात करेंगे तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है कि नहीं। प्रोटीन्स आर नेचुरल पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। किसके होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, ये इसको मोनोमर कहलाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अगर प्रोटीन को पानी इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, फिर पेप्टाइड बनेगा, फिर अमीनो एसिड बनेगा, और ये है अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बात किया, ठीक है ना। इसमें देखिए कायरल कार्बन है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर है कायरल कार्बन ना, ये देखिए कायरल कार्बन, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। पूछता है कौन सा अमीनो एसिड जो कायरल कार्बन नहीं रखता है, बोलो ग्लाइसिन, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्वीटर आयन। क्या होते हैं, ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका फोटो जरा देखिए, ये देखिए, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ज्वीटर आयन। यहाँ से देखिए ज्वीटर आयन, इसको डाईपोलर आयन भी कहते हैं। अब ये कैसे बना होगा जरा देख लीजिए। तो ये आपका NH2, ये आपका COOH और यहाँ पे R, तो ये एसिड है, ये H+ देगा, ये लोन पेयर है, ये H+ लेगा, लेने से क्या आएगा, यहाँ पर देखो NH3 बन जाएगा और ये बन जाएगा COO-। तो एक ही मॉलिक्यूल पर प्लस और माइनस दोनों है, इसको बोलते हैं डाईपोलर आयन या फिर ज्वीटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्वीटर आयन, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम लोग। फिर अमीनो एसिड को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड नहीं बनता है, उसको डाइट से लेना पड़ता है, वो एसेंशियल है। जो हमारी बॉडी बनाती है उसको क्या बोलेंगे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है ना।
तो यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड के नाम दे रखे हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं तो उनको ध्यान रखेंगे। एसेंशियल कौन होंगे? जो हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे, ठीक है। पहला हो गया फिनाइल अलानीन, ठीक है ना, दूसरा आइसोल्यूसिन, तीसरा ल्यूसिन, और ये चौथा हो गया वेलिन, और ये मिथियोनिन, इसके बाद थ्रियोनिन, हिस्टीडीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफान और अर्जिनिन। तो ये 10 के 10 कैसे हैं? एसेंशियल। टोटल होते हैं 20 आपकी बॉडी में, और 10 एसेंशियल हो गया, 10 कैसे होंगे? नॉन एसेंशियल। तो इनमें से कोई भी एक पार्ट चाहे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल याद कर लीजिए, तो ही आपको उस क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला है नॉन एसेंशियल। इसमें कौन कौन से नाम है? ये हमारी बॉडी में बन जाते हैं। सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरीन, एलानीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामीन, टायरोसिन, अस्पार्जीन और प्रोलीन, ठीक है ना। तो ये तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है ना, कि हमारी बॉडी में बना कि नहीं बना, तो उसके हिसाब से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इसके अलावा अमीनो एसिड का कि एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा नॉन एसेंशियल, ठीक है। जो हमारी बॉडी में बन जाता है वो क्या है? हमारी बॉडी में अगर बन गया तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो कैसा है? नॉन एसेंशियल। और जो हमारी बॉडी में नहीं बनता है वो हमें डाइट से लेना पड़ता है, वो है एसेंशियल अमीनो एसिड। दूसरा क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का है, ठीक है ना। तो इसमें होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। कैसे पता करेंगे? अगर COOH ग्रुप, NH2 ग्रुप ये दोनों बराबर हैं तो वो न्यूट्रल होगा। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है, NH2 कम है तो एसिडिक होगा, और अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा है, COOH कम है तो बेसिक होगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी है। तो इसमें सबसे पहला है न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसमें क्या होगा? NH2 जो ग्रुप है वो हमेशा COOH के बराबर होता है, ठीक है ना। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, आप चाहें तो इनकी फोटो भी पीछे से एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको क्या करना है? इसको भी अलग अलग कैटेगरी में याद कर सकते हैं। एल्काइल वाला, हाइड्रोक्सी वाला, सल्फर वाला, एरोमेटिक वाला, अमाइड वाला, ठीक है। तो ये ग्रुप आप इसके स्ट्रक्चर से पता कर पाएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर देखिए ग्लूटामीन, इसमें क्या है? अमाइड ग्रुप है। तो आइए देख लीजिए ग्लूटामाइन किधर है, ठीक है ना। इसमें आप ग्लूटामाइन देखिए, ग्लूटामाइन, और इसमें आप देखेंगे कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। ये देखिए ग्लूटामाइन, ये क्या है? CONH2 अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि इसमें COOH ग्रुप, NH2 ग्रुप बराबर होते हैं। आगे की बात करेंगे हम लोग। अगला है हमारा एसिडिक अमीनो एसिड। इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीन ग्रुप से ज़्यादा होता है, जैसे एस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ये वाला ज़्यादा एसिडिक होता है। ऐसे बेसिक अमीनो एसिड कैसे पता करेंगे? इसमें NH2 ग्रुप कार्बोक्सिलिक से ज़्यादा होता है। इसमें एग्जाम्पल है लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टीडीन, ठीक है ना। इसमें ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात करेंगे, ठीक है। इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये pH से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? एक ऐसा pH या एक ऐसा पॉइंट जब वो जो ज्विटर आयन बनेगा ना, उसका मूवमेंट किधर भी ना हो, ना तो एनोड की तरफ और ना ही कैथोड की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हमेशा देखेंगे ज्विटर आयन से, जैसे आपने कोई ज्विटर आयन बना लिया, ठीक है ना, ये आपका ज्विटर आयन हो गया, और इधर से आपका कैटायनिक या फिर एनायनिक फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है, और इधर से कैटायनिक फॉर्म बना सकते हैं। तो अब जब बनाएंगे तो ज्विटर आयन से देखेंगे, ठीक है ना, इधर का जो होगा अगर तो वो Ka यानी pKa1 हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा? pKa2 हो जाएगा। तो हमेशा ज्विटर आयन से देखेंगे तो आप इन दोनों का एवरेज लेंगे, क्या लेंगे? pKa1 प्लस pKa2 बाई क्या कर देंगे? 2। तो यही इसका क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इस पॉइंट पर वो जो ज्विटर आयन है वो कहीं भी माइग्रेट नहीं करेगा, ना तो कैथोड की ओर और ना ही एनोड की ओर। तो इसको निकालना आपको आना चाहिए। हमेशा किससे देखेंगे? ज्विटर आयन से। उसमें वैल्यू दिया होगा, वैल्यू डाल करके इसका PI यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें कुछ रिएक्शंस है अमीनो एसिड की, उसे ध्यान रखना है। जैसे अगर अमीनो एसिड को हीट कर दिया जाए तो ये बनाता है डाईकीटोपिपेराजीन, ठीक है ना। यानी इसमें बस 2 मॉलिक्यूल लेकर के पानी निकाल देना है,
ठीक है ना। तो डाई कीटो ग्रुप बनेगा, इसको बोलते हैं डाई कीटो पिपेराजीन। इसके अलावा अगर कॉपर के साथ, कॉपर सॉल्ट के साथ गर्म कर देंगे तो ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और निनहाइड्रीन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, निनहाइड्रीन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, अमीनो एसिड में एक निनहाइड्रीन मिलाएंगे तो इससे बनेगा पर्पल या फिर ब्लू कलर, इसको रूमेंस पर्पल भी कहा जाता है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करता है फ्री NH2 ग्रुप एंड यूज फॉर द डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो ये कई बार पूछा भी गया है कि आखिर ये निनहाइड्रीन टेस्ट क्या है, रूमेंस पर्पल क्या है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला है पेप्टाइड्स, ठीक है ना। पेप्टाइड क्या होता है, जैसे आपने अमीनो एसिड बना लिया, ठीक है ना, तो एक अमीनो एसिड बना लीजिए, यहां पर हो गया आपका COOH, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया NH2, यहाँ पर R ले लिया, ठीक है ना। ऐसे आप अगला ले लीजिए, तो ये हो गया आपका NH2, ये आपका हो गया H, यहाँ लगा दिया R, ये बन गया आपका COOH। अब तुम्हें क्या करना है, दो अमीनो एसिड में से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देना है। क्या निकालना है, ये देखिए वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देना है, बाकी एज इट इज लिख देना है। तो NH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा CHR, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा NH, यहाँ से भी सेम बच जाएगा। तो एज इट इज आपको लिख लेना है। तो ये जो अमाइड लिंकेज आपको दिख रहा है ना, यही आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। और इसी से अमीनो एसिड जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड से क्या बन जाता है, प्रोटीन्स। तो वही ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। अगर दो जुड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड, तीन जुड़ेंगे ट्राइपेप्टाइड। तो भाई कैसे निकालेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, तो जितने भी अमीनो एसिड होंगे, ठीक है ना, तो जितने भी अमीनो एसिड होंगे उसमें से एक कम कर देना, तो ये क्या पता चल जाएगा उसमें, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एक कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो मिलकर के एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, दो अमीनो एसिड मिलकर के एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ट्राइपेप्टाइड ले सकते हैं, ऐसे पॉलीपेप्टाइड, जैसे एग्जांपल ले लिया कि अलानिन और ग्लाइसिन, तो बताइए कितने पेप्टाइड्स पॉसिबल है। तो पहला पॉसिबल क्या है, अलानिन अलानिन, दूसरा ग्लाइसिन ग्लाइसिन, तीसरा अलानिन ग्लाइसिन, और चौथा हो गया ग्लाइसिन और अलानिन। तो चार पॉसिबिलिटी हो सकता है पेप्टाइड बनाने के, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़ते चले जाते हैं, और ये कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरीके से हो जाता है, फोल्ड हो जाता है ऐसे, यानी ये पहला वाला हो गया, ये ऐसे ऐसे सारे अमीनो एसिड फोल्ड हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स, सेकेंडरी में। इसी तरीके से एक होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, जैसे चादर कंबल नहीं ऐसे फोल्ड कर देते हैं वैसा, ठीक है। और ये कैसा है, स्प्रिंग के जैसा, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स। और ये क्या है, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, फोल्डिंग होता है, फिर 3D में इसका फर्दर फोल्डिंग हो जाएगा। इससे पहला फोल्डिंग ये हो गया, और ये आपका दूसरा फोल्डिंग हो गया। इसके बाद इसमें क्या होगा, ये तीसरा फोल्डिंग, फर्दर फोल्डिंग हो जाएगा 3D में, तो ये हो जाएगा क्या, टर्सरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी में क्या होगा, ये जो आपके टर्सरी स्ट्रक्चर की यूनिट बनेगी, ये सारे यूनिट आपस में एक वीक फोर्स से आपस में जुड़ जाएंगे, और ये कहलाता है आपका क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। ये सवाल ध्यान रखना है कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर में है उसमें कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व हैं। तो पहला फोर्स कौन सा हो गया, इसको याद रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा आयनिक बॉन्ड, तीसरा वंडरवॉल। पहला हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा आयनिक, तीसरा वंडरवॉल, और चौथा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो यही हो गया, आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और इसमें वंडरवॉल फोर्स भी रहता है, और एक होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसको ध्यान रखेंगे। जबकि अल्फा और बीटा हेलिक्स में, इसमें क्या होता है, अल्फा और बीटा में इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको स्टेबलाइज कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स से चारों यूनिट जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। आगे की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन।
ठीक है ना। तो इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये लुक लाइक का ग्लोब्यूल, और ये फाइब्रस होते हैं, ये लुक लाइक का फाइबर लाइक, ठीक है ना। तो जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं वो स्फेरिकल हो जाते हैं, वाटर में सोलुबल होते हैं ज़्यादा। इसके एग्जांपल हैं एल्बुमिन, इंसुलिन और एंजाइम्स। फाइब्रस में ये लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बाइंड और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, वाटर में इनसोलुबल होते हैं, जैसे क्रिएटिन, मायोसिन और कोलेजन, ठीक है ना। दूसरा केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से बांटा गया है। इसमें आता है सिंपल प्रोटीन, अगर इसको हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो क्या बनेगा, ओनली अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है। कंजुगेट में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप भी मौजूद होता है, जैसे इसमें क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फास्फेट, ये सब होते हैं, ठीक है ना। इनके एग्जांपल याद रखेंगे, जैसे सिंपल प्रोटीन का एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, और इसमें क्या हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। तीसरा होता है डेराइव्ड प्रोटीन, ये डीनेचर्ड या डीग्रेड प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्बुमिन है उसको उबाल दीजिए, बॉइल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड, उसी को बोलते हैं डीग्रेडेड या डेराइव्ड प्रोटीन, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला है डीनेचुरेशन। देखिए जो रियल में प्रोटीन पाई जाती है, जो फंक्शनल होती है, उसको बोलते हैं नेटिव प्रोटीन, वो ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है। अगर इसमें कुछ चेंजेस कर दें, जैसे पीएच चेंज कर दें, उसका टेम्परेचर चेंज कर दें, तो ये क्या करता है, अपने सारे स्ट्रक्चर को खो देता है। बस क्या रह जाता है, रिटेन क्या रहता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर सारे स्ट्रक्चर इसके खो दिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर रह गया, तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी, बायोलॉजिकल फंक्शन था, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, समझ में आ रहा है, मिल्क यानी मिल्क से कर्ड बन जाए तो वो क्या हो गया, डीनेचर हो गया। या फिर बॉइलिंग ऑफ एग, एग में क्या होता है, एल्बुमिन, अगर बॉइल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डीनेचर, ठीक है ना। कुछ केस में रीनेचुरेशन भी होता है, अगर उसका ऑप्टिमम पीएच और उसका टेम्परेचर वापस लाया जाए तो वापस रीनेचर में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं रीनेचुरेशन, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला है टॉपिक हमारा न्यूक्लिक एसिड। क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, पहला तो सवाल ये बनता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और एसिड का रीजन क्या है, इसमें फास्फोरिक एसिड होता है, H3PO4, ठीक है ना। और हमारे सिलेबस में दो हैं, डीएनए और आरएनए। तो आइए एक एक करके बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहला है, ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है पेंटोज शुगर, और क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस, और क्या होता है, फास्फेट, ये मिल करके बनाता है न्यूक्लियोटाइड। अगर इसमें फास्फेट निकाल लें, यानी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। तो इसमें डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए कहाँ पाया जाता है भाई, लोकलाइज इन न्यूक्लियस यानी क्रोमोसोम में, और स्मॉल अमाउंट इन साइटोप्लाज्म यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। आरएनए फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये इसका हो गया सोर्स। डीएनए का फंक्शन क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं। इसके अलावा इसमें केमिकल कंपोजिशन में अभी बात किया, क्या क्या पाया जाएगा, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फास्फेट, ठीक है ना। इसमें जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसमें क्या बॉन्ड होता है, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें केमिकल कंपोजिशन में आपने समझ लिया, अगर न्यूक्लिक एसिड की क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस, तो इसमें एक तो पेंटोज शुगर बनेगा, दूसरा फास्फेट बनेगा, और तीसरा नाइट्रोजिनस बेस। इसमें आता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है ना। और इसमें पेंटोज शुगर में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर पाए जाते हैं। आइए इसकी बात करते हैं क्या क्या इसमें है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले पेंटोज शुगर की बात करेंगे। तो ये आपके सामने फोटो बना हुआ है पेंटोज शुगर की। तो ये है बीटा डी राइबोज, और ये क्या है, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। तो ये कहाँ पाया जाएगा, डीएनए में, और ये कहाँ पाया जाएगा, आरएनए में। तो ये होता है पेंटोज का शुगर, ठीक है ना, इसमें ध्यान रखेंगे। और बीटा डीऑक्सी मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए OH है और यहाँ पर O गायब है, ठीक है ना, तो डीऑक्सी है।
तो ये होता है आपका पेंटोस शुगर। दूसरा आपका है नाइट्रोजनस बेस, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए, प्यूरिन्स और दूसरा पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में क्या आता है, एडेनिन, और दूसरा क्या आता है, गुआनिन। इसकी पहचान कैसे करेंगे, NH2 ग्रुप ऑन प्यूरिन रिंग, और इसमें C डबल बॉन्ड O और NH2 ग्रुप। इसकी फोटो जरा देखिए। सबसे पहला क्या है, एडेनिन, तो ये देखिए एडेनिन, ये है NH2 ग्रुप है। इसके अलावा गुआनिन, इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O है कि नहीं, एंड NH2 ग्रुप, ये देखिए है। चलिए दूसरा क्या है, पिरिमिडीन, इसमें आता है साइटोसिन, यूरेसिल, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। बस वही इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था, ये स्ट्रक्चर आप एक बार देख सकते हैं। इसमें NH2 है, यहाँ पर मिथाइल लगा है, थाइमीन मिथाइल, ठीक है ना। यूरेसिल में ऐसा होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे तो आपका काम आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का याद रखना है, ठीक है ना। एडेनिन हमेशा किससे बेस पेयरिंग बनाएगा, थाइमीन से डबल बॉन्ड के साथ, यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन हमेशा किससे बनाएगा, गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आइए आगे की बात करते हैं। तो ये नाइट्रोजनस बेस अभी हमने पढ़ लिए। प्यूरिन्स में कौन कौन आते हैं, एडेनिन, गुआनिन, और पिरिमिडीन में क्या आते हैं, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। यूरेसिल कहाँ पाया जाएगा, आरएनए में, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड अभी आपने समझा। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, पेंटोस शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड होगा, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। इनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए, ये होता है आपका पेंटोस शुगर, इससे क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस, और ये क्या हो गया, फास्फेट ग्रुप। तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड पहला। ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो डाई न्यूक्लियोटाइड ऐसे धीरे धीरे क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये जिससे जुड़े होते हैं इसको बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। किससे जुड़े होते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी 2 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में किससे जुड़े होते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से। इसका ध्यान रखेंगे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से। आगे की बात करेंगे, हमारे सिलेबस में डीएनए है, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई, क्या नाम था, वाटसन एंड क्रिक। क्या नाम था, वाटसन एंड क्रिक। तो एडेनिन किससे जुड़ेगा, थाइमिन से। गुआनिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। ये 3 प्राइम है, ये 3 वाले कार्बन यहाँ से 5 पर जाएगा, फिर ये 5 से 3, यानी ये एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। ये 3 से 5, तो दूसरा वाला 5 to 3। ये कहाँ से आ रहा है, कार्बन की नंबरिंग से आ रहा है। यहाँ कार्बन की नंबरिंग आप देख सकते हैं, ये 5 प्राइम है, ये क्या है, 3 प्राइम है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, डबल हेलिकल होता है। इसमें चारागाह रूल होता है। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि जो एडेनिन है वो बराबर किसके होगा, थाइमिन के, और जो गुआनिन है वो किसके बराबर होगा, साइटोसिन के। ये चारागाह रूल है, मतलब जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन जुड़ेंगे, है कि नहीं। आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला है आरएनए। तो आरएनए में क्या है, इसमें जो शुगर होता है वो क्या होता है, बीटा डी राइबोज। क्या होता है, बीटा डी राइबोज। और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाएगा, यूरेसिल। ये ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है ना, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं। बेस पेयरिंग इसमें होगा ए और यू के साथ होगा, ए और यू के साथ। इसमें क्या था, डीएनए में सी और जी के साथ। ए और यू का बेस पेयरिंग जो बॉन्ड है वो सी और जी से स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप यूरेसिल में देखा होगा फोटो में नहीं होता है, ठीक है ना। और जो आरएनए है वो 3 प्रकार के हो गए। पहला आरआरएनए राइबोसोमल, दूसरा एमआरएनए मैसेंजर, और तीसरा टीआरएनए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, टीआरएनए। उससे कम कौन पाया जाता है, एमआरएनए। और सबसे कम क्या होता है, कौन होता है, टीआरएनए। तो आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। चलिए आगे की बात करते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। ये क्या है, तो अगर डीएनए से डीएनए बन जाए, डीएनए से डीएनए, तो इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। और डीएनए से अगर आरएनए बन गया तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर प्रोटीन बन जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। और ये टोटल जो फंक्शनिंग है इसी को बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है विटामिन्स। क्या है, विटामिन्स। तो आइए देखते हैं विटामिन्स क्या है।
विटामिन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें डाइट से लेना जरूरी है और इसका अमाउंट बहुत कम चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी विटामिन कम हो जाएगा तो उसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, डिजीज हो जाएगा। तो ये लेना आपको जरूरी है। इसको क्लासीफाई किया गया वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल। तो जो वाटर में घुल जाते हैं उनको याद रखेंगे बी और सी, ठीक है ना। और जो फैट सोलुबल है वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और एक विटामिन है विटामिन एच, इसे बायोटिन भी कहते हैं। ये ना तो वाटर में सोलुबल है और ना ही ये फैट में सोलुबल है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। तो फैट सोलुबल विटामिन में पहला हो गया विटामिन ए, इसका नाम याद रखेंगे रेटिनॉल, ठीक है ना। तो ये करता क्या है, प्रोमोट्स ग्रोथ, विजन, इंक्रीज रेजिस्टेंट टू द डिजीज और एक्ट एज एंटीबायोटिक। इसका सोर्स आप याद रखेंगे मिल्क है, बटर है, एग है, कैरोटीनॉइड्स इन कैरेट्स, ठीक है ना। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैल्मिया और जीरोसिस यानी ड्राई स्किन हो जाती है। तो ये विटामिन ए हो गया। विटामिन डी का नाम क्या है भाई, केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफिरॉल। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, और ये बोन हेल्थ को अच्छा करता है, ठीक है। मीट में, एग में, फिश में, बटर में, ठीक है ना, सनलाइट में भी ये बन जाता है। इसकी अगर कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है चिल्ड्रन में, है ना, यानी बोन बेंडिंग। और अगर एडल्ट है तो उसमें क्या होता है, ओस्टियोमलेसिया यानी सॉफ्ट बोन और ज्वाइंट पेन होता है। इसके अलावा विटामिन ई है, इसका नाम होता है ट्रोकोफिरॉल। ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, प्रोटेक्ट सेल एंड मेम्ब्रेन्स। ये कहाँ पाया जाता है, एग में, फिश में, मिल्क में, सनफ्लावर ऑयल में, नट्स में इसका सोर्स है। ये क्या करता है, इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी और मस्कुलर वीकनेस। अगर इसकी कमी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, मस्कुलर वीकनेस हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन के, इसका नाम है फिल्लोक्विनोन। ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग और बोन, ठीक है ना। और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में काम करता है। कहाँ पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स और सिंथेसाइज बाय गट बैक्टीरिया, इसको ध्यान रखेंगे। और अगर ये हो जाए, इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ध्यान रखेंगे, और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। तो जान जाने का खतरा रहता है इस विटामिन की कमी की वजह से। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला है विटामिन B1, इसका नाम है थायमिन, ठीक है ना। इसका क्या काम है, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, नर्व फंक्शन, है ना। और इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है, पल्सेस में, नट्स में, ग्रेन में, मिल्क में, फ्रूट में, ईस्ट में। इसकी कमी अगर हो गई तो ये भैया कौन सी बीमारी काज करता है, बेरी बेरी। इसमें क्या हो जाएगा, नंबनेस, वीकनेस, रैपिड हार्ट बीट, लॉस ऑफ एपेटाइट, येलो स्किन, ठीक है ना, समझ गए भाई। इसके अलावा विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। ये ग्रोथ एंड हेल्थ, एनर्जी प्रोडक्शन की तरह काम करता है। ये मिल्क में, ईस्ट में, ग्रीन वेजिटेबल्स में और मीट में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर इसकी कमी हो जाए तो ये हो जाता है चिलियोसिस। इसमें क्या होता है, फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड लिप्स, यानी किनारे फट जाते हैं लिप्स या माउथ के किनारे, ठीक है ना। इसके अलावा विटामिन B3, इसका नाम है नियासिन। क्या करता है, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और डीएनए रिपेयर करता है। कहाँ पाया जाएगा, मीट में, मिल्क में, नट्स में और शुगर केन में। इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, डिजीज पेलाग्रा। इसमें क्या होता है, श्रिवेल्ड स्किन, यानी इसमें होता क्या है, मतलब जवानी में भी बुढ़ापे का मजा आता है, वो स्किन जो है झुर्रियां पड़ जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा डर्मेटिस भी हो जाता है, ठीक है ना। विटामिन B5, ये क्या है, प्रोटोथेनिक एसिड। ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए। कहाँ पाया जाएगा, मीट में, टोमेटो में, नट्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नंबनेस, क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स, स्लीप डिसऑर्डर भी होता है विटामिन B5 की वजह से, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अगला विटामिन जो है विटामिन B6 है, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन्स, ठीक है ना। ये क्या होता है, क्या करता है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म और न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये कहाँ पाया जाएगा, मीट में, फिश में, एग्स में, ग्रेन्स में। इसकी कमी से कन्वर्जेंस चक्कर आते हैं, टंग इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, थोड़ा टंग क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए विटामिन B7, ठीक है ना, विटामिन B7 यही है विटामिन विटामिन H, बायोटीन, ठीक है। ये क्या करता है, फैटी एसिड सिंथेसिस, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म को करता है। कहाँ पाया जाता है, मीट में, एग में और मिल्क में। हाँ भाई, इसकी अगर कमी हो जाए तो हेयर
क्या हो जाएंगे, ग्रे हो जाएंगे, हेयर फॉल, व्हाइट हेयर इसी की वजह से होता है। तो जिनको डेफिशिएंसी होती है वो विटामिन एच का सेवन करते हैं। ठीक है, विटामिन B9 क्या है, फोलिक एसिड या फोलेट भी बोलते हैं। इसका काम क्या है भाई, डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन। कहाँ पाया जाएगा, मीट में, एग में, मिल्क में, लीफी ग्रीन्स में। ठीक है ना, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिटार्डेड सेल ग्रोथ, रिड्यूस आरबीसी, एनीमिया बोलते हैं, एसेंशियल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये विटामिन B9 प्रेगनेंसी में दिया जाता है। विटामिन B12 क्या है, इसका नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। क्या करता है, आरबीसी फॉर्मेशन, नर्व फंक्शन। इसकी कहाँ सोर्स है, इसका मीट है, एग है, मिल्क है। ये तो भाई बहुत कॉमन है, इसमें सारे होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अगर इसकी कमी हो जाए तो उसको ध्यान रखेंगे विटामिन B12 से। ये क्या होता है, परनीशियस एनीमिया। परनीशियस का मतलब डेंजरस, यानी अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंसान की डेथ तक हो सकती है, और जॉन्डिस भी इसी की वजह से होता है। अगला है विटामिन सी, इसका नाम है स्कारबिक एसिड। इसका काम क्या है, कोलेजन सिंथेसिस, हेल्दी स्किन, ठीक है, वुंड हीलिंग और डीकम्पोज ऑन हीटिंग। ये भी ध्यान रखेंगे, गर्म करने से डीकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन है, ऑरेंज है, आंवला है, गुआवा है। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी, इसमें ब्लीडिंग गम्स, पायरिया यानी दांत धीरे धीरे गिर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद विटामिन के बाद अगला टॉपिक जो है वो है एंजाइम्स। ठीक है ना, एंजाइम क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, इन और जाइम। इन का मतलब अंदर और जाइम का मतलब ईस्ट। इसको सबसे पहले ईस्ट में देखा गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। और एंजाइम्स को हम लोग बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी लिविंग सिस्टम में ये काम करते हैं, बायो कैटलिस्ट। ठीक है ना, इसमें जैसे अगर देखा जाए तो इसमें पहला जो पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन पार्ट, और दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ये मिल करके जो एंजाइम बनाएंगे ना, इसे बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को हम लोग इनएक्टिव पार्ट भी कहते हैं या एपो एंजाइम भी कहा जाता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्योंकि जब ये मिलेगा तभी ये एक्टिव होगा। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। तो इसको कोफैक्टर, कोएंजाइम्स में होता है, कोफैक्टर में मेटल आयंस होते हैं, और कोएंजाइम्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया और लिपिड हो गया। ठीक है ना, तो इसके आगे देखिए, इसमें जितने भी नाम होंगे ज्यादातर में क्या लगता है, एज। सब में नहीं लगता, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन है, तो उसमें एज नहीं लगता है, लेकिन इसमें क्या ज्यादातर में एज लगेगा। जैसे एग्जांपल क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका काम क्या है, ये होलो एंजाइम है, इसमें प्रोटीन होता है और प्लस मैग्नीशियम आयन, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ये कैटलाइज करता है डीएनए रेप्लिकेशन को। ठीक है ना, आगे की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज और इसके मैकेनिज्म एक्शन की बात करेंगे। तो एंजाइम में स्पेसिफिसिटी होता है, मतलब एक पार्टिकुलर एंजाइम पार्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। ठीक है, दूसरा एफिशिएंसी, बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, और इसके लिए भैया ऑप्टिमम कंडीशन यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच चाहिए होगा। ज्यादा कम करने से इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाती है। ठीक है ना, इसके अलावा इनहिबिशन यानी कैन बी रेगुलेट बाय एंजाइम इनहिबिटर्स दैट स्टॉप द बायोलॉजिकल प्रोसेस। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टॉप भी कर देते हैं, वो इनहिबिट कर देते हैं, जैसे HIV, प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ये क्या कर देते हैं, फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है ना, आगे की बात करते हैं, इसका जो एंजाइम का जो मॉडल है, ठीक है ना, मैकेनिज्म, तो ये कैसे काम करता है ये समझेंगे। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, एमिल फिशर। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास ये आपका बढ़िया सा एंजाइम आएगा, और ये आपका कोई सबस्ट्रेट हो गया। ठीक है ना, ये आपस में क्या होगा, ये आपका की हो गया, ये आपका लॉक हो गया। तो ये लॉक और की तरह क्या होंगे, इसमें फिट हो जाएंगे। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और बाद में क्या होगा, एंजाइम तो आपको पता है ये बाद में निकल जाएगा, और ये फाइनल क्या बना देगा, इसको प्रोडक्ट। तो ये है लॉक एंड की मॉडल। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, एमिल फिशर। ठीक है ना, चलिए आगे की बात करते हैं। इनके एप्लीकेशंस वाले पार्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसका टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, ब्लड क्लॉट। तो जैसे ही ये एंजाइम आएगा वो क्या कर देगा, डिसॉल्व द क्लॉट्स। ये क्या काम करता है, प्रिवेंट द हार्ट अटैक। इससे बचाया जा सकता है, बच सकता है आदमी। ठीक है ना, इसकी टेबलेट के फॉर्म में भी आता है ये। इसके अलावा यूरिएज किसको टारगेट करेगा, यूरिया में। किसमें कन्वर्ट करेगा, CO2 और अमोनिया में। इसके अलावा हो गया आपका इन्वर्टेज,
सुक्रोज को ब्रेक करेगा किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। माल्टेज माल्टोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में। अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करेगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, किसमें, बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट्स में। जाइमेज, इसको ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इथेनॉल और CO2 में। इसके अलावा पेप्सिन प्रोटीन पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, अल्फा अमीनो एसिड में ब्रेक करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक करता है, इसमें भी अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं। इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेट इस पर अटैक करेगा, कार्बोनिक एसिड पर किस क्या बनाएगा, H2O और CO2। इसके अलावा न्यूक्लियस DNA और RNA पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक करेगा। इसके अलावा लैक्टोज पर अटैक करेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इसके अलावा इमल्सिन होता है, ये क्या करेगा, सेलुलोज पर अटैक करेगा, इसके बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट में ब्रेक करेगा। तो ये एंजाइम के कुछ प्रॉपर फंक्शन थे, ठीक है ना। अब एंजाइम की डिफिशियंसी से भी डिजीज हो जाता है, तो वो जरा आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। जैसे पहला है फिनाइल कीटोयूरिया, ये डिफिशियंसी एंजाइम की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है ना। कौन सा, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, जैसे टाइरोसिनेज, अगर ये कम हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, एल्बिनिज्म, ठीक है ना। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, ये किससे होता है, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टार्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, उसका फंक्शन थोड़ा लॉस हो जाता है, इससे क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। तो ये भी एंजाइम की कमी से होता है, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म भी होता है और फिनाइल कीटोयूरिया भी होता है। तो ये तीन डिसीज किसकी वजह से है, एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, हार्मोन्स, ठीक है ना। तो हार्मोन्स को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, दो कैटेगरी में, पहला स्टेरॉइड और दूसरा नॉन स्टेरॉइड, ठीक है ना। तो इसको आगे देखते हैं कौन कौन से क्लासिफिकेशन में है। तो स्टेरॉइड में आता है सेक्स हार्मोन्स, इसमें एंड्रोजेंस आता है और एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन। और दूसरा आता है कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स, इसमें मिनरलोकार्टिकॉइड और ग्लूकोकार्टिकॉइड। दूसरा है नॉन स्टेरॉइड में पेप्टाइड हार्मोन्स, इसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ऑक्सीटोसिन, इनके फंक्शन ध्यान रखना। दूसरा होता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, इसमें आता है एपिनेफ्रिन और थायरॉक्सिन, ठीक है ना। इनके फंक्शन पर बहुत ध्यान देना है। चलिए सबसे पहला इसमें है सेक्स हार्मोन्स, इसमें क्या है, एंड्रोजेंस, ठीक है ना। ये टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है और ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, फिजिकल स्ट्रक्चर और ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। दूसरा सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन, इसका रियल एग्जांपल है एस्ट्राडायोल, ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। तीसरा क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहलाता है भाई, ठीक है, और एग इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, प्रोड्यूस बाय कार्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। अगला है कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स, इसमें होता है पहला मिनरलोकार्टिकॉइड, ठीक है, इसमें होता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है, वाटर सॉल्ट को बैलेंस करता है, इसकी डेफिशिएंसी कॉज एडिशन डिसीज, इसमें डार्क स्किन, सॉल्ट क्रेविंग होता है। तो दूसरा क्या है, ग्लूकोकार्टिकॉइड, इसको कार्टिसोल बोलते हैं, इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इस हार्मोन्स में होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, अगला है नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स, इसमें आता है पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड में पहला क्या है, इंसुलिन, ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है ना। ये कहाँ सीक्रेट होता है, पैंक्रियास के बीटा सेल से। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2। दूसरा है ग्लूकागॉन, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये कहाँ सीक्रेट होता है, फ्रॉम अल्फा सेल ऑफ किसे, लैंगरहैंस। तीसरा है ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है, लैक्टेशन, मिल्क रिलीज करता है एंड क्या करता है, यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। अगला है एडीएच या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वाटर बॉडी वाटर बैलेंस करता है, ठीक है ना, कहाँ से सीक्रेट होता है, फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अगला है ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेट करता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगला है एफएसएच, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, एग डेवलपमेंट एंड ओव्यूलेशन का काम करता है। अगला है आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, इसमें पहला है एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन भी कहते हैं इसको, फाइट एंड फ्लाइट, यानी इसके रिस्पांस से आदमी या तो लड़ जाएगा या तो भाग जाएगा, फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं। अगला है थायरॉक्सिन, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, ठीक है ना, किससे
सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो वाइटर हो जाता है, गले में खून फूल जाता है ना, कम हो जाए तो भी दिक्कत है। अगला क्या है, मेलाटोनिन, ये स्लीप साइकिल रेगुलेट करता है, किससे रिलीज होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अगला क्या है, डोपामाइन, ये तो आप जानते हैं खुशी का हार्मोन, प्लेजर हार्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर है और नॉन एपिनेफ्रिन डेरिवेटिव है। तो ये आपका बायोमोलिक्यूल का लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपको आनंद आया होगा। जैसा भी होगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।